एक ऐसा अनाथ लड़का जो बचपन से ही कंगफू स्कूल में बड़ा हुआ और उसके कंगफू स्कूल के मास्टर का सपना था कि वो एक दिन बहुत बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनेगा। हालांकि वो कंगफू में बहुत एक्सपर्ट था, लेकिन बास्केटबॉल खेलना उसे बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अब क्या इतना सब झेलने के बाद लड़का आखिरकार अपने मास्टर का सपना पूरा कर पाया? यही हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलो घूमते हैं एक दक्ष कंगफू प्लेयर की जिंदगी की कहानी में। तो कहानी शुरू होती है चाइना के एक छोटे से गाँव में, जहाँ हम उस गाँव के एक मैदान को देखते हैं और इस मैदान में गांव के छोटे छोटे बच्चे साथ में बास्केटबॉल खेल रहे थे। इसी बीच मैदान के पास ही एक जगह पर एक आदमी सो रहा था। थोड़ी देर बाद उसके कान में एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है, जिससे उसकी नींद तुरंत टूट जाती है। और जब वह थोड़ी आगे की तरफ देखता है तो उसे वहां एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो एक पुराने टायर में लेटा हुआ खेल रहा था और बच्चे के साथ एक चिट्ठी भी थी। उस छोटे बच्चे को देखकर आदमी को बहुत माया आती है। फिर वह उस बच्चे को लेकर वहां की एक कंगफू स्कूल में चला जाता है, जहां बहुत सारे अनाथ बच्चे भी रहते हैं। असल में ये आदमी बहुत गरीब था, उसका खुद का रहने के लिए कोई जगह नहीं था, इसलिए वो चाहे भी तो बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकता था और इसी वजह से उसने इस बच्चे को वहां की कंगफू स्कूल में ले जाकर छोड़ दिया, क्योंकि उस कंगफू स्कूल के मास्टर के साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता था। आदमी ने तब वहां के मास्टर को पूरी घटना बता दी और उस बच्चे की जिम्मेदारी मास्टर को देकर चला गया। मास्टर को उस बच्चे के साथ एक किताब भी मिली। वो किताब असल में एक कंगफू की किताब थी, इसलिए मास्टर को लगा कि शायद ये बच्चा किसी कंगफू परिवार का ही है। इस घटना के बाद कई साल गुजर गए। समय के साथ वो छोटा बच्चा बड़ा होने लगा। बच्चे का नाम रखा गया फांग। फांग की उम्र अब सिर्फ 5 साल थी। मास्टर फांग को बहुत प्यार और ध्यान से बड़ा कर रहे थे। वह फांग को एक कंगफू मास्टर बनाने के लिए बिल्कुल छोटी उम्र से ही ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि फांग में कुछ ऐसी खूबियां थीं जिनका सही इस्तेमाल करके फांग एक दिन बहुत बड़ा कंगफू मास्टर बन सकता था। इसके बाद मास्टर फांग से कहते हैं, पृथ्वी पर मेरा आखिरी समय आ गया है। मैं ज्यादा दिन नहीं जिंदा रहूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी सार्थक रही। मैंने अपना मकसद पूरा कर लिया। कंगफू मास्टर की सारी ताकत मैं सीख चुका हूँ और मैंने तुम्हें बचपन से ही अपने सारे कौशल सिखा दिए हैं, इसलिए मुझे भरोसा है कि तुम वहां उन कौशलों का इस्तेमाल करके एक दिन ये ताकत सीख लोगे और तुम्हारे जैसे अनाथ बच्चे के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे जाना ही होगा। लेकिन फांग की उम्र बहुत कम होने की वजह से मास्टर की बातें उसे ज्यादा समझ में नहीं आती। इस बीच मास्टर अपनी कंगफू पावर का इस्तेमाल करके खुद को तुरंत बर्फ में बदल देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर फांग चिल्लाता हुआ दौड़कर मास्टर के पास जाता है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन अफसोस वहां कोई नहीं था। इसी तरह उस दिन मास्टर का निधन हो जाता है। इस घटना के बाद कई साल गुजर जाते हैं। मास्टर की मौत के बाद अब इस स्कूल को लगभग 5 शिक्षक संभालते हैं, यानी ये पांचों अब इस स्कूल के कंगफू मास्टर हैं। इन मास्टर्स के नाम थे मास्टर फ्ले, मास्टर लू, मास्टर नी और मास्टर होंग, जो कि कपल थे। और आखिरी में था यहाँ का हेडमास्टर। वो सबसे कुशल कंगफू मास्टर था। उसे लोहे के हाथ वाला आदमी भी कहा जाता था, क्योंकि उसके हाथ इतने मजबूत थे कि वो किसी भी पत्थर को 2 टुकड़े कर सकता था। जब हेडमास्टर बच्चों को ट्रेनिंग देने आता था तो हर बच्चा डर जाता था, क्योंकि कंगफू सीखने के लिए बच्चों को बहुत चोटें सहनी पड़ती थीं। यहाँ तक कि फांग को भी अब तक उसके पास से कंगफू सीखना पड़ता था। हेडमास्टर फांग के जरिए बच्चों को ये समझाता था कि वो अपने प्रतिद्वंदियों से कैसे लड़ेंगे, लेकिन फांग बहुत चालाक था। कंगफू प्रैक्टिस करने से पहले उसकी छाती पर लोहे की एक प्लेट गिरती है, जिससे हेडमास्टर को कोई चोट नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो यहाँ दर्द होने का अभिनय करता है और फांग की इस चालाकी को आज हेडमास्टर पकड़ लेते हैं। हेडमास्टर इस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और फांग को जमकर डांटता है, यहाँ तक कि वो कहता है कि आज फांग को कोई खाना नहीं मिलेगा। फिर वह फांग को वहां से चले जाने को कह देता है और चूंकि फांग के पास कोई घर या रिश्तेदार नहीं था, वह उदास होकर एक नदी के किनारे चला जाता है। कुछ ही देर बाद उसे अपने सामने एक कैन दिखाई देता है। थोड़ी दूर पर एक डस्टबिन था। फांग कैन को अपने हाथ में उठाता है और धीरे धीरे उसे डस्टबिन की ओर फेंकने लगता है। वह अलग अलग कंगफू के कौशल का इस्तेमाल करके कैन को अपने हाथ से या अन्य तरीकों से डस्टबिन में डालता है। इसी बीच नदी के पास एक बेंच पर वांग नाम का एक आदमी बैठा था और वह दूर से फांग के इन कौशलों को देख रहा था। फिर वह अपने आप सोचता है, ये क्या चीज है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। ये सोचकर वह भी अपने हाथ में एक कैन उठाता है और उसे डस्टबिन में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि वह कितनी भी कोशिश करे कैन को वहां फेंक नहीं पाता। फिर वह हार मानकर फांग के पास बैठ जाता है। वह इतनी रात में फांग के यहाँ बैठने का कारण जानना चाहता है। फांग उसे बताता है कि उसके पास कोई घर नहीं है, इसलिए वह यहाँ बैठा है। वांग फिर उससे खाने के बारे में पूछता है तो फांग कहता है कि उसने कुछ भी नहीं खाया। इसके बाद वांग उसे एक चैलेंज देता है। वह कहता है, अगर तुम दूर एक निश्चित जगह से मेरी मुंह में
ये सिक्का फेंक दो तो मैं वादा करता हूँ कि आज रात मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। फांग तुरंत उस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। वह सिक्का लेकर वहां से 20 मीटर दूर चला जाता और एक ही पल में सिक्का सीधे वांग के मुंह में फेंक देता है। लेकिन सिक्के की गति इतनी तेज थी कि वांग की हालत तो जैसे मर ही जाने वाली थी, लेकिन किसी तरह वह बच जाता है। इसके बाद वह अपने वादे के अनुसार फांग को एक रेस्टोरेंट के सामने ले जाता है। फांग देखता है कि ये एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है और यहाँ का खाना बहुत महंगा था। फांग बहुत हैरान हो जाता है और वांग से कहता है, आप मुझे यहाँ खाना खिलाएंगे? आप ये एफर्ट कर पाएंगे ना? वांग मुस्कुराते हुए कहता है, ये काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने वादा किया है तो मैं जरूर खिलाऊंगा। फिर वह फांग को रेस्टोरेंट के पीछे वाले दरवाजे की तरफ ले जाता है। कुछ ही देर बाद रेस्टोरेंट से एक लड़की बाहर आती है। असल में ये लड़की वांग की ही बेटी थी। वह इस रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में काम करती थी। वांग अपनी बेटी से कहता है कि उसके साथ एक मेहमान आया है, इसलिए वह दोनों को खाना दे। लड़की तुरंत वांग और फांग के लिए स्पेशल कुछ डिश लेकर आती है, यहाँ तक कि वो उन्हें एक बहुत ही महंगी वाइन भी परोसती है। इससे फांग बहुत खुश होता है। फिर दोनों वहाँ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाने के बीच वांग फांग से कहता है, तुम्हारे साथ मेरा एक और काम है, मैं जानता हूँ कि तुम ये काम बहुत आसानी से कर लोगे। ये सुनकर फांग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वांग फांग को एक बहुत बड़े क्लब में ले आता है जहाँ तरह तरह के गेम्स हैं और उन गेम्स में से एक गेम था सिक्का फेंकने का। इसे क्लब के मालिक के लोगों के साथ खेलना होता था, यानी यहाँ इस गेम में बाजी लगाई जाती थी। जब वांग फांग को यहाँ खेलने के लिए कहता है तो फांग तुरंत गेम में शामिल हो जाता है और उसे पूरी तरह एंजॉय करता है। वह पल भर में एक के बाद एक सिक्के टारगेट पर फेंक देता है। इस तरह फांग हर बार क्लब के लोगों को हरा देता है और इस वजह से बाजी जीते हुए वांग यहाँ पैसा कमाता है। लेकिन क्लब के लोग फांग की इस परफॉर्मेंस को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और इतने सारे पैसे हारने की वजह से उनमें गुस्सा भी बहुत था, इसलिए वे तुरंत अपने बॉस को बुलाते हैं। तो टाइगर सीधे वांग के पास आता है और कहता है, तुम रोज हमारे क्लब में हारने आते हो, लेकिन आज तुम किससे लेकर आए हो? जरूर कोई ट्रिक लगाकर मैच जीतने आए हो, है ना? मेरे क्लब में ये सब नहीं चलेगा, अभी यहीं से निकल जाओ और उस शरारती बच्चे को कभी भी यहाँ मत लाना। वांग फांग को लेकर वहां से जाना चाहता था, लेकिन फांग चुपचाप बैठकर आइसक्रीम खा रहा था, इसलिए वह जाने को तैयार नहीं था। इस पर टाइगर और उसके लोग फांग को गालियां देने लगते हैं। फांग को इसका बहुत गुस्सा आता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन फांग बचपन से ही कंगफू सीख रहा था और उसकी कंगफू स्किल्स भी बहुत अच्छी थी, इसलिए टाइगर और उसके लोग किसी भी हालत में फांग का मुकाबला नहीं कर पाते। इस बीच फांग इतनी ताकत से मार रहा था कि टाइगर और उसके लोग पूरी तरह परेशान हो गए। कुछ ही देर में क्लब का सारा सामान टूट फूट कर बर्बाद हो गया। अगले दिन सुबह दिखाया जाता है कि टाइगर अपने लोगों के साथ फांग के कंगफू स्कूल में आ गया। वह फांग के बारे में जानकारी जुटाने के बाद इस स्कूल के बारे में जान गया था, इसलिए वह स्कूल के हेडमास्टर से मिलने आया था। हेडमास्टर से एक डील करना चाहता था। वह कहता है कि हेडमास्टर को आज के बाद स्कूल की लीडरशिप छोड़ देनी चाहिए, लेकिन हेडमास्टर पहले बिल्कुल भी राजी नहीं था। लेकिन टाइगर ने पहले से ही सब तैयारी कर रखी थी। उसने हेडमास्टर को बहुत सारे पैसे और एक बॉक्स गोल्ड बार ऑफर किया। इससे तुरंत हेडमास्टर मान गया। अगले दिन सुबह जब स्कूल के सारे स्टूडेंट्स बैठ गए, भी वहां बैठा था, लेकिन ठीक उसी समय स्कूल के हेडमास्टर और टाइगर वहां आ जाते हैं। हेडमास्टर आकर कहते हैं, कल रात टाइगर के नाइट क्लब में जाकर किसने तोड़फोड़ की? क्या हमने आपको ये सिखाया है कि कंगफू पावर का इस्तेमाल करके दूसरों को नुकसान पहुंचाओ? भी एक लड़का वहां खड़ा होकर फांग की तरफ इशारा करता है और कहता है कि फांग की वजह से उनके स्कूल की साख खराब हुई है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद टाइगर के कुछ लोग फांग को मारने लगते हैं। हालांकि फांग चाहकर भी उन्हें आसानी से हरा सका था, लेकिन उसने अपने टीचर का बहुत सम्मान किया और चुपचाप मार खाता रहा। इस बीच टाइगर और उसके लोग फांग की मार खाती हुई स्थिति का आनंद ले रहे थे। लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी जब हेडमास्टर कुछ नहीं कह रहे थे, फांग को दिल से बहुत दुख होता है, क्योंकि फांग इतने समय से इन टीचर्स के साथ बड़ा हुआ था। अब अगर वही लोग उसे गलत समझें और संकट से बचाए नहीं तो उनके साथ रहने का क्या फायदा? मास्टर के अलावा फांग के पास और कोई अपना नहीं था। ये सोचकर फांग सभी के सामने स्कूल की यूनिफॉर्म उतार देता है, अपने सारे सामान समेटता है और जिंदगी भर के लिए स्कूल छोड़ देता है। इससे टीचर्स बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इतने सालों तक वही फांग को पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। उस रात फांग फिर से उस नदी के किनारे चला जाता है जहां वांग बैठा था। वहां फांग वांग को पूरी घटना बता देता है और कहता है कि वह टाइगर से बदला लेना चाहता है, क्योंकि टाइगर की वजह से आज हेडमास्टर ने उसे गलत समझा और स्कूल छोड़ना पड़ा। फांग आगे कहता है, मैंने पता लगाया है कि टाइगर ने पैसे देकर हमारे स्कूल को खरीद लिया है, इसी वजह से हेडमास्टर ने मुझे सजा दी। फिर वांग फांग से कहता है, तुम क्या बास्केटबॉल खेल सकते हो? और इस कहने के साथ ही वह फांग के हाथ में एक बॉल दे देता है। फिर वह फांग को दूर वाला बास्केट दिखाता है और पूछता है, क्या तुम उस बास्केट में बॉल डाल सकते हो? फांग तुरंत जवाब देता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, और तुरंत ही बॉल को उस बास्केट में फेंक देता है, वो भी काफी दूर से। इसे देखकर वांग फिर से काफी इंप्रेस हो जाता है, जैसे पिछली बार हुआ था। उनके शहर की सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी फर्स्ट यूनिवर्सिटी। वहां एक बास्केटबॉल टीम भी थी। वांग बहुत स्मार्ट तरीके से एक प्रेजेंटेशन तैयार करता है और फांग का परिचय स्कूल के प्रिंसिपल से कराता है। वह प्रिंसिपल को बताता है कि फांग बहुत अच्छा खिलाड़ी है और उसमें
एक खास टैलेंट है, वह किसी भी चीज को दूर से टारगेट कर सकता है। वांग कहता है, अगर आप चाहें तो फांग को अपनी बास्केटबॉल टीम में ले सकते हैं, मुझे लगता है वह बहुत अच्छा खेलेगा। वांग प्रेजेंटेशन में फांग की जिंदगी के कई दुखों की बातें भी जोड़ देता है, जैसे कि कैसे फांग अपने माँ बाप के बिना एक स्कूल में बड़ा हुआ। इससे फांग के बारे में कई जगह न्यूज आती है और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। वांग की बातें सुनकर प्रिंसिपल फांग को टीम में लेने के लिए राजी हो जाता है। फिर प्रिंसिपल फांग को लेकर उनकी यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम के पास जाता है और उसे टीम में ज्वाइन कराता है। उस समय लीजन नाम की एक लड़की प्रिंसिपल से कहती है, असल में कैप्टन के बिना हम किसी नए मेंबर को अपनी टीम में नहीं ले सकते, क्योंकि जो भी हमारे साथ खेलने आता है उसे तब तक टीम में नहीं लिया जा सकता जब तक कैप्टन उसके खेल के तरीके को समझ न ले। इसके अलावा हमारी टीम में नए मेंबर लेने का एक नियम है कि अगर किसी को हमारी टीम में ज्वाइन करना है तो उसे हमारे कैप्टन के साथ खेलकर एक पॉइंट आगे होना चाहिए। ये सुनकर वांग लीजन से कहता है, तो फिर कैप्टन को बुला लाओ। लीजन तुरंत कैप्टन को फोन करती है, लेकिन तभी देखा जाता है कि कैप्टन ठीक उनके पीछे ही मौजूद है। इस कैप्टन का नाम था टिंगे। सभी लोग मिलकर उसके पास फांग के बारे में बात करने जाते हैं, लेकिन एक चीज देखकर वांग और फांग दोनों हैरान हो जाते हैं। टिंगे शराब पीकर नशे में चूर है। वांग लीजन से कहता है, ये तुम्हारा कैप्टन है, इतना नशे में होने के बावजूद यह तुम्हारी टीम को कैसे लीड करेगा और नशे में खेलते हुए कैसे खेलेगा। लेकिन ये बात टिंगे के अहंकार को छू जाती है। वह कहता है, मैं इतना प्रोफेशनल तरीके से खेल सकता हूँ कि तुम्हारे लाए इस लड़के के साथ कोई भी कभी नहीं टिक पाएगा। फिर नियम के अनुसार कैप्टन के साथ फांग का एक डुओ मैच शुरू होता है और कैप्टन टिंगे यहाँ बहुत शानदार खेल रहा था। वह बहुत ऊंचाई से छलांग लगाकर बास्केट में बॉल डालने में सक्षम था। अब बारी बास्केट में बॉल डालने की फांग की थी। सबने सोचा कि फांग टिंगिए के साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन फांग ने यहाँ बहुत दूर से बॉल को बास्केट में फेंक दिया। इसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे वह इस मैच में टिंगे से एक पॉइंट भी आगे निकल गया, जिससे फांग टीम में सिलेक्ट हो गया। अगले दिन सुबह फांग एक न्यूज़पेपर लेकर वांग के पास आता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। असल में न्यूज़पेपर में फांग के बारे में खबर छपी थी। खबर में लिखा था कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम में एक नया मेंबर आया है जो बहुत संघर्ष करके बड़ा हुआ और अपने स्कूल से निकाल दिया गया। इसके कारण फांग वांग पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसके इन मुद्दों के बारे में उसे तंग करेंगे और चूंकि वह अनाथ था, लोग उसे कमजोर समझेंगे। लेकिन वांग फांग को समझाता है और उसे शांत रहने को कहता है। वह बताता है कि ये न्यूज एक दिन उसके बहुत काम आएगा। इससे सभी के मन में उसके प्रति सहानुभूति पैदा होगी। अगर वह इस बास्केट टीम में अच्छा खेलेगा तो उसका नाम पूरे देश में फैल जाएगा। ये सुनकर फांग कुछ नहीं कहता। उस दिन प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जब फांग वहां खड़ा था, उसने टिंगे को देखा और उसके पास जाकर माफी मांगता है। असल में टिंगे नशे में होने के कारण उसे अनाथ कहकर गाली दे चुका था और फांग ने भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। इसीलिए फांग अब अपनी गलती समझकर माफी मांगता है। टिंगे तब फांग से बात करना शुरू करता है और बातचीत के दौरान फांग को बास्केटबॉल के बारे में कई तरह के सुझाव देता है। वह फांग को बताता है, बास्केटबॉल खेल में हमेशा जानो कि कौन सा खिलाड़ी बास्केट के पास रहता है, क्योंकि इससे बास्केट तक दूरी बहुत कम हो जाती है। लेकिन बास्केटबॉल खेल में तुम्हारे पास एक प्लस पॉइंट है, तुम बहुत शानदार तरीके से दूर से बास्केट में बॉल डाल सकते हो और अगर तुम इस टैलेंट का इस्तेमाल करके आगे बढ़ो तो एक दिन तुम जरूर एक फेमस बास्केटबॉल खिलाड़ी बनोगे। लेकिन जब तुमने बॉल को बास्केट में डाला था, क्या तुम सच में इसे डाल पाए थे या यह सिर्फ संयोग था? मुझे एक बार फिर दिखाओ। इसके बाद फांग अपने हाथ में बॉल लेकर बहुत दूर से बास्केट में बॉल डालने में सफल होता है। अगले दिन उनकी टीम में प्रैक्टिस के दौरान एक मैच था। फांग आज पहली बार पूरी टीम के साथ खेलेगा, इसलिए वह बहुत एक्साइटेड था। कुछ ही देर में देखा गया कि टिंगे बहुत सुबह तैयार होकर वहां आ गया है, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। इसे देखकर लीजन बहुत हैरान हो गई। असल में लीजन टिंगे की छोटी बहन थी। लीजन टिंगे से कहती है, भैया तुम्हारा शरीर ठीक है ना? तुम तो कभी भी हमारी टीम में इतना जल्दी नहीं आते, आज अचानक ये क्या हुआ? तुम्हारे इस बदलाव का कारण क्या है? टिंगे जवाब देता है, असल में मैंने एक दोस्त पाया है जिसके कारण मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। मेरी चिंता हमेशा मेरी टीम को लेकर रहती है, लेकिन अब मैंने ऐसा कोई पाया है जो अकेले मेरी टीम को जीत दिला सकता है। और सबसे मजेदार बात जानती हो, जिसके साथ मैं हर बार बाजी हारता था, अब से उसके साथ बाजी लगाकर मैं जीतूंगा, क्योंकि अब से मेरी टीम जीतने वाली है और इसलिए मैं इतना एक्साइटेड होकर खेलने आया हूँ। कुछ ही देर बाद वहां जिन नाम का एक लड़का आता है। उसके अंदाज से लगता है जैसे वह कोई सेलिब्रिटी हो, यहाँ तक कि बहुत से लोग उससे ऑटोग्राफ मांग रहे थे। असल में जिन फर्स्ट यूनिवर्सिटी का बहुत पॉपुलर खिलाड़ी था, उसने अपनी परफॉर्मेंस से पूरे देश में नाम कमा लिया था। अब लीजन फांग को जिन से मिलवाने ले जाती है। जब फांग अपना नाम बताने ही वाला था, जिन उससे कहता है, तुम्हें अपना परिचय देने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो, लेकिन बास्केटबॉल में नए हो, इसलिए शायद तुम्हें नियम कायदे ठीक से नहीं पता। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर एक बहुत मजबूत
मजबूत टीम बनाएंगे और अपनी पूरी टीम के साथ बहुत आगे बढ़ेंगे। फांग पूछता है, क्या मैं सच में अच्छा खेल पाऊंगा? जिन जवाब देता है, हाँ बिल्कुल कर पाओगे, लेकिन पहले तुम्हें बास्केटबॉल के बेसिक चीजें सीखनी होंगी, इसलिए पहले अपनी ट्रेनिंग अच्छे से पूरी करो, तभी पता चलेगा कि तुम कितना अच्छा खेल सकते हो। लेकिन ठीक उसी समय वांग वहां आ जाता है। वांग जिनसे कहता है, अगर तुम चाहो तो पहले फांग का खेल देख सकते हो, इससे तुम्हें पता चलेगा कि वह कितना अच्छा खेल सकता है, तुम उसे एक बार मौका देकर देख सकते हो। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आज उनकी यूनिवर्सिटी का इस साल का पहला मैच था। सभी लोग एक साथ खेल रहे थे, लेकिन फांग को बैकअप प्लेयर के रूप में रखा गया था। सबका मानना था कि फांग बास्केटबॉल के नियम कायदे नहीं जानता, इसलिए वह काफी समय तक बस बैठकर खेल देखता रहा और उसे खेलने का कोई मौका नहीं दिया गया। लेकिन वांग दिल से चाहता था कि फांग को भी मौका मिले। ब्रेक के समय देखा गया कि उनकी टीम का कैप्टन टिंगे बहुत ज्यादा थक चुका था। वांग तुरंत टिंगे से कहता है, ऐसे खेलते रहोगे तो तुम मैच हार जाओगे, इसलिए अपनी जगह फांग को एक बार मौका देकर देखो। ये सुनकर फांग को अब मैच में खेलने का मौका दिया जाता है। जब खेल फिर से शुरू होता है तो विपक्षी टीम के खिलाड़ी फांग को हराने के लिए पूरी कोशिश करने लगते हैं। इससे वांग और बाकी सभी काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब उनकी टीम बिल्कुल हारने ही वाली थी, तभी फांग में आत्मविश्वास आ जाता है। वह दूर से लगातार एक एक पॉइंट करना शुरू कर देता है। इसके चलते उनकी टीम आज जीत जाती है। इसके बाद फांग और भी अच्छे से ट्रेनिंग लेने लगता है। वह दिन रात बस बास्केटबॉल प्रैक्टिस करता रहता है ताकि आगे और बेहतर प्रदर्शन कर सके। उसे प्रैक्टिस में मदद कर रही थी लीजन। धीरे धीरे देखा जाता है कि फांग को लीजन पसंद आने लगती है। असल में फांग ने पहली बार लीजन को तब देखा था जब वह साइकिल चलाते हुए यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर रहा था। पहली ही नजर में उसे लीजन बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक दिन रिहर्सल के दौरान फांग स्टूडियो रूम में चला जाता है। वहां जाकर वह अपने कई सारे फनी फोटो क्लिक करता है और फिर उन तस्वीरों से एक एल्बम बनाकर लीजन को गिफ्ट कर देता है। लीजन उस एल्बम को पाकर बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे लीजन के दिल में भी फांग के लिए फीलिंग्स बनने लगती हैं। फिर एक दिन रिहर्सल के दौरान फांग उनके कैप्टन टिंगे के पास जाता है और कहता है, मैं तो बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे स्लैम डंक सिखाओ। लेकिन टिंगे को लगता है कि फांग अभी स्लैम डंक सीखने के काबिल स्थिति में नहीं है, इसलिए वह वहां से उठकर चला जाता है। असल में स्लैम डंक बास्केटबॉल खेल का सबसे मुश्किल स्टेप था, इसलिए टिंगे को लगता है कि नए खिलाड़ी के तौर पर फांग इसे नहीं कर पाएगा। इससे फांग का मन बहुत दुखी होता है। वह फैसला करता है कि वह अकेले ही स्लैम डंक सीखने की कोशिश करेगा। रात के समय जब बास्केटबॉल स्टेडियम पूरी तरह खाली होता है, फांग वहीं अकेला प्रैक्टिस करने लगता है। फांग सीधे बास्केट के सामने चला जाता है। वह बहुत ऊंचाई से छलांग लगाकर बॉल को बास्केट में डालने की कोशिश करता है। पहले तो वह सामान्य तरीके से इतनी ऊंचाई तक कूद नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपनी कुंग-फू स्किल्स का इस्तेमाल किया और देखा कि वह बास्केट से काफी ऊपर पहुंच गया, जिसकी वजह से बॉल को बास्केट में डालते समय वह जमीन पर गिर गया। लेकिन इसके बावजूद वह अपनी कोशिश जारी रखता है। कुछ दिन बाद उनकी यूनिवर्सिटी का दूसरा मैच शुरू होता है। मैच शुरू होने से पहले विपक्षी टीम का एक खिलाड़ी फांग के सामने आता है और उससे मजाक करता है। वह कहता है कि फांग एक अनाथ लड़का है और क्लब में तोड़फोड़ करने के कारण उसे अपने स्कूल से भी निकाल दिया गया। असल में वह फांग का खेल बिगाड़ना चाहता था और उसका फोकस तोड़ना चाहता था, लेकिन फांग उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। कुछ ही देर में उनका मैच शुरू होता है। जैसे ही रेफरी बॉल को ऊपर फेंकता है, फांग गुस्से और जोश में तुरंत बॉल को पंच करता है। बॉल सीधे जिन के पास चली जाती है और मौके का फायदा उठाकर जिन बॉल को बास्केट में डाल देता है। इसके बाद फांग लगातार पॉइंट करना शुरू कर देता है। वह आज इतनी शानदार खेल रहा था कि सब लोग हैरान रह गए, यहाँ तक कि वही लड़का भी जो कुछ देर पहले फांग का मजाक उड़ा रहा था, वह भी चौंक गया। धीरे धीरे खेल का आखिरी राउंड आता है। फांग स्लैम डंक करने की कोशिश करता है। वह विरोधी टीम के हर खिलाड़ी को पीछे छोड़ते हुए सीधे बास्केट की तरफ बढ़ता है और शानदार तरीके से स्लैम डंक करके बॉल को बास्केट में डाल देता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। लेकिन पिछली बार की तरह फांग बहुत ऊंचाई से कूदा था, इसलिए पॉइंट तो हो गया, लेकिन वह बास्केट के स्टैंड से जोर से टकरा जाता है। लेकिन फांग की इस मेहनत की वजह से आज भी उनकी टीम जीत जाती है। सभी लोग फांग की परफॉर्मेंस से बहुत खुश होते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि फांग की वजह से उनकी पूरी टीम लगातार कई मैच जीती है। फांग की इतनी शानदार परफॉर्मेंस के कारण न्यूज़पेपर, टीवी चैनल और हर जगह उसके बारे में बात हो रही थी। फांग पूरे देश में फेमस हो जाता है। सभी को लगता था कि जिस लड़के को बास्केटबॉल खेलने का कोई आइडिया भी नहीं था, उसने इतनी कम समय में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। यह वाकई में बहुत चौंकाने वाली बात थी। फांग की इस सफलता के लिए वांग सभी को लेकर एक पार्टी का आयोजन करता है। इस पार्टी में फर्स्ट यूनिवर्सिटी के सभी खिलाड़ी मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसी बीच फांग के पास जियांग नाम का एक लड़का आता है और कहता है, तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि जिस टीम में तुम हो वह तुम्हारे लिए सही टीम नहीं है? अगर तुम चाहो तो तुम और भी बेहतर टीम में खेल सकते हो। तुम मेरी टीम में आओ, क्योंकि मेरी टीम ही तुम्हारे लिए सही जगह है। इसके बाद जियांग फांग को एक कार्ड देता है और वहां से चला जाता है। असल में जियांग टिंगे को भी अपनी टीम में लेना चाहता था, लेकिन टिंगे वहां
इतनी ड्रिंक कर चुका था कि उसका कोई होश नहीं था, इसलिए जियांग वहां से चला जाता है। इधर वही क्लब जहां सब पार्टी कर रहे थे, हम वहां क्लब के मालिक को देखते हैं, यानी वही टाइगर जिसके क्लब में फांग ने तोड़फोड़ की थी। असल में जियांग की टीम टाइगर की टीम में थी, इसलिए वह सीक्रेटली अच्छे खिलाड़ी अपनी टीम में लाना चाहता था, क्योंकि टाइगर की टीम पर बाजी लगाकर वह लाखों रुपए कमाता था। असल में लीजन भी टाइगर के साथ अपनी टीम के साथ बाजी लगाती थी, लेकिन उसकी टीम हार जाने की वजह से उसने बहुत पैसा खो दिया। इसलिए जब उसे फांग मिला तो उसने लीजन से कहा कि फांग की मदद से वह अपनी टीम को जीताकर अपने पैसे वापस लेगा। इधर हम देखते हैं कि टाइगर उस क्लब में आया है और वह वांग के साथ खड़ा होकर बात कर रहा है। दूसरी तरफ लीजन फांग के पास आती है और उससे पूछती है कि जियांग उसके पास क्यों आया। फांग उसे सारी बातें बताता है कि जियांग उसे अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए कह रहा है। इसके बाद लीजन फांग से कहती है, जानते हो, एक समय जियांग हमारी टीम का ही एक खिलाड़ी था, लेकिन एक दिन फाइनल मैच से पहले एक छोटी सी बात पर वह बहुत गुस्सा हो गया। ये घटना 2 साल पहले की है। उसके बाद से वह हमारी टीम के पीछे पड़ा रहा। जब भी हमारी टीम में कोई अच्छा खिलाड़ी आता, जियांग की टीम का मालिक लालच दिखाकर उन खिलाड़ियों को अपनी टीम के लिए खरीद लेता। इस वजह से धीरे धीरे हमारी टीम में सिर्फ कमजोर खिलाड़ी रह गए, जिसके कारण हमारी पहले इतनी पॉपुलर टीम धीरे धीरे सबसे खराब टीम बन गई। और ये बात मेरे भाई टिंगे बिल्कुल भी नहीं मान पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही अपनी मेहनत से टीम को धीरे धीरे बनाया था। और इस सपनों वाली टीम को इस तरह टूटे देकर मेरे भाई पूरी तरह डिप्रेशन में चले गए। इसके बाद से वह ड्रिंक करने लगे और अब तक इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाए हैं। फिर लीजन फांग से कहती है, जानते हो फांग, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं पता तुम भी लालच में आकर हमारी टीम छोड़कर उनकी टीम में तो नहीं चले जाओगे। लेकिन फांग लीजन को कहता है, तुम गलत सोच रही हो, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं कभी हमारी इस टीम को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब मेरे सारे सपने इस टीम के साथ जुड़े हैं। इधर टाइगर बहुत गुस्से में होकर क्लब से बाहर चला जाता है और हम देखते हैं कि वांग की नाक से खून बह रहा है। ये देखकर फांग तुरंत दौड़कर वांग के पास जाता है और कहता है, निश्चित रूप से टाइगर ने तुम्हें चोट पहुंचाई है ना? जब फांग टाइगर को मारने ही वाला था, तब वांग उसे रोकता है और कहता है, तुम उनका पीछा करके अपना समय बर्बाद मत करो, तुम बस अपने खेल पर ध्यान दो। फिर देखना, एक दिन तुम्हारे खेल की वजह से उन्हें उनका सही दंड मिलेगा। फिर देखते देखते उनका फाइनल मैच का दिन आ गया। आज फर्स्ट यूनिवर्सिटी की टीम का मुकाबला टाइगर की टीम से था। असल में यही वजह थी कि टाइगर फांग और टिंगे को अपनी टीम में खरीदना चाहता था, ताकि उसकी टीम मैच जीत सके, क्योंकि हर बार टाइगर इसी टीम पर बाजी लगाता था। कुछ ही समय में उनका फाइनल मैच शुरू हो गया। मैच के शुरुआती हिस्से में देखा गया कि टाइगर की टीम के खिलाड़ी जानबूझकर फर्स्ट यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों को चोट पहुंचा रहे थे। वह जानकर उन्हें घायल कर रहे थे ताकि मैच जीत सकें। कुछ ही समय में उन्होंने टिंगे और जिन को भी चोट पहुंचाई, जिससे फर्स्ट यूनिवर्सिटी के 2 अच्छे खिलाड़ी और खेल नहीं पा रहे थे। अब पूरी मैच की जिम्मेदारी फांग पर आ गई। फांग ने अकेले ही मैच जीताने की कोशिश की, लेकिन जब भी फांग पॉइंट करने की कोशिश करता, टाइगर की टीम उसे भी बाकी खिलाड़ियों की तरह चोट पहुंचाने की कोशिश करती। लेकिन फांग पहले ही एक कुंग फू मास्टर था, इसलिए कोई भी फांग के सामने टिक नहीं पाता। फांग अपनी कुंग फू स्किल्स का इस्तेमाल करके सभी को हरा रहा था। अब फांग अकेले ही अपनी टीम के लिए पॉइंट करना शुरू कर देता, लेकिन टाइगर की टीम पहले ही 18 पॉइंट कर चुकी थी, जो कि उनकी टीम से काफी ज्यादा था। इसलिए फांग पूरी कोशिश कर रहा था कि अपनी टीम को जिता सके। लेकिन जैसे ही फांग वहां अच्छे से खेल रहा था, अचानक किसी ने वहां के पावर सप्लाई को तोड़ दिया, जिससे तुरंत इलेक्ट्रिसिटी चली गई और इस वजह से आज का फाइनल मैच 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। वैसे फांग बहुत निराश हो गया, क्योंकि उसने कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी। उस दिन जब फांग वांग के पास बैठा था, उसने वांग को बताया कि फाइनल मैच के समय उसने स्टेडियम में 2 लोगों को देखा। फांग जब अच्छे से खेल रहा था तो वे दोनों खड़े होकर कूद रहे थे और फांग को लग रहा था कि शायद वे दोनों उसके माँ बाप हैं और शायद सीक्रेटली उसका मैच देखने आए थे। फिर ठीक उसी समय वहाँ जांग आता है, जो फांग को अपनी टीम में लेने का चाहता था। वह फांग को बताता है कि टाइगर ने उसके साथ धोखाधड़ी की है, इसीलिए अब वह फांग की टीम पर $5 मिलियन की बाजी लगाना चाहता है। वह फांग से कहता है, मैं अब तुम्हारी टीम के साथ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फाइनल मैच तुम्हारी टीम ही जीते, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम ही मैच जीत सकते हो। इसके बाद फांग फाइनल मैच के लिए खुद को और ज्यादा तैयार करने लगता है। जब वह प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसके स्कूल के टीचर्स उसे देखने वहां आ जाते हैं, क्योंकि फांग के जाने के बाद वे उसे बहुत मिस कर रहे थे। फांग अपने टीचर्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर फांग यहाँ अपने चारों टीचर्स से रिक्वेस्ट करता है कि फाइनल मैच में वे चारों उसकी टीम के लिए खेलें, क्योंकि वे सभी कुंग फू में जितने एक्सपर्ट थे, उतने ही बास्केटबॉल में भी एक्सपर्ट थे और अगर वे चाहें तो आसानी से उसकी टीम में खेल सकते थे। लेकिन अब फांग की टीम के सारे खिलाड़ी इंजरीज में हैं, इसलिए फाइनल मैच जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन टीचर्स फांग से कहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगता अगर वे भी उसकी टीम के लिए खेल पाते, लेकिन अब यह उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर वे फांग की टीम में खेलने आएंगे तो टाइगर उन्हें स्कूल से निकाल देगा और उनकी नौकरी चली जाएगी और उनके पास स्कूल छोड़ने के बाद कहीं रहने की जगह भी नहीं है, इसलिए वे चाहकर भी उसकी टीम में ज्वाइन नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने फांग से प्रॉमिस किया कि भले ही वे उसकी टीम में नहीं खेलेंगे, लेकिन उसका खेल जरूर देखने आएंगे। दूसरी
तरफ हम लिजेन को देखते हैं। लिजेन अपनी टीम को लेकर बहुत चिंता में थी क्योंकि उस दिन के मैच में चोट लगने के बाद से टिंगे का हाथ ठीक नहीं हो रहा था। इस समय फांग वहां आता है और लिजेन को सोचने से रोकता है। वह उसे बताता है कि चाहे जैसा भी हो वह इस मैच को जीत कर ही रहेगा। इसके बाद लिजेन फांग से पूछती है, फांग तुम मुझे पसंद करते हो ना, तो फिर तुम मुझे प्रपोज क्यों नहीं करते? ये सुनते ही फांग तुरंत लिजेन को प्रपोज कर देता है। इस तरह से उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। फिर देखते देखते फाइनल मैच का दिन आ जाता है, लेकिन आज फांग की टीम के सबसे अच्छे 2 खिलाड़ी यानी टिंगे और जीन खेल नहीं पाएंगे क्योंकि वे दोनों अभी भी इंजरीज में हैं। और मैच शुरू होने से पहले टाइगर कहता है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी की टीम तो लंगड़ों की टीम है। मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्हें किस हिम्मत से हमारे साथ खेलने की हिम्मत हुई। लेकिन ठीक उसी समय स्टेडियम में फांग के चारों टीचर्स प्रवेश करते हैं। असल में वे अब फांग की टीम के लिए खेलेंगे। इससे अगर उनकी नौकरी चली भी जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वे आज फांग के लिए ही लड़ेंगे। फांग अपने टीचर्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वहीं टाइगर का एक मैनेजर यहाँ रेफरी से कहता है कि ये खेल के नियमों के बाहर है, वे अचानक किसी टीम में इस तरह से शामिल नहीं हो सकते। लेकिन रेफरी उन्हें बताता है कि नहीं, वे अचानक नहीं आए हैं, वे पहले ही टीम में अपने नाम दर्ज करवा चुके हैं, इसलिए अब वे फर्स्ट यूनिवर्सिटी के लिए खेल सकते हैं। कुछ ही समय में उनका फाइनल मैच शुरू हो जाता है और चूंकि अब फांग की टीम में चारों कुंग-फू मास्टर्स हैं, इसलिए वे टाइगर की टीम को बुरी तरह से हरा रहे थे। वे एक के बाद एक पॉइंट करते हैं। इस मैच में देखा जाता है कि फांग अब बहुत खूबसूरती से स्लैम डंक भी कर पा रहा है। वो स्लैम डंक के जरिए कई पॉइंट्स कर देता है, लेकिन फाइनल मैच में जो रेफरी था उसे पहले ही टाइगर ने बहुत सारे पैसे देकर खरीद लिया था, इसलिए वह फांग की टीम को हराने के लिए पूरी तरह तैयार था। जब भी फांग की टीम जीतने के रास्ते पर होती तब रेफरी बार बार फांग की टीम को फॉल्ट देता, बिना वजह बार बार सीटी बजाकर उनके खेल की ध्यान भटकाता। यह देखकर एक टीचर एक पिन निकालता है और उस पिन से सीधे रेफरी के गले पर हमला करता, जिससे रेफरी अब वहां सीटी नहीं बजा सकता। इसी बीच टाइगर का मैनेजर एक इशारा करता है और मैदान के बीच में उनके कुछ प्लेयर्स आ जाते हैं और मैच के बीच में ही फांग की टीम के सभी को मारना शुरू कर देते हैं। इस पर टीचर्स बहुत गुस्से में आ जाते हैं और अपनी कुंग-फू पावर का इस्तेमाल करके उनके साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। अब जब इन दोनों टीमों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है तो थोड़ी देर के लिए मैच में ब्रेक दिया जाता है। ऐसे समय मास्टर नी फांग को एक चिट्ठी देते हैं जो बचपन में फांग के साथ कोई रख गया था। यह चिट्ठी पढ़कर फांग समझ जाता है कि यह उसके पापा की लिखी हुई चिट्ठी है। चिट्ठी में लिखा था कि फांग को ऐसे छोड़ने के लिए उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि फांग को छोड़ने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। अब फांग के मन में फिर से यह ख्याल आता है कि स्टेडियम में ऑडियंस के बीच बैठे वो 2 लोग शायद उसके माँ बाप ही हैं। कुछ समय बाद उनका मैच फिर से शुरू होता है और इस बीच देखा जाता है कि फांग की टीम में टिंगे और जिन भी ज्वाइन कर चुके हैं। यह देखकर टाइगर की टीम के सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। जिन तब टाइगर की टीम के कैप्टन से कहता है कि कंग-फू सिर्फ एक फाइटिंग स्किल नहीं है, बल्कि इस कंग-फू पावर के जरिए इंसानों को ठीक करना भी पॉसिबल है। यानी वो चारों टीचर मिलकर उन्हें हील कर चुके हैं। अब उनकी टीम के साथ फांग की टीम बहुत स्ट्रांग हो गई थी, इसलिए वो सभी मिलकर बहुत अच्छे से खेल रहे थे। लेकिन खेल के बीच में देखा जाता है कि कोई धोखेबाज एक बैट से फांग के पैर पर जोरदार हमला करता है ताकि फांग स्लैम डंक ना कर पाए। फिर भी फांग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। अब जीतने के लिए उनकी टीम को सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत थी। फांग तब दूर से गेंद को बास्केट की तरफ फेंकता है, लेकिन जैसे ही गेंद बास्केट में जाने वाली थी, रेफरी खुद गेंद को धक्का मारकर फेंक देता है। फांग तब चिल्लाकर कहता है, ये तो चीटिंग हो रही है, लेकिन रेफरी तब कहता है, मैं एक रेफरी हूँ, इसलिए मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। इस तरह चीटिंग करके टाइगर की टीम बहुत आगे बढ़ जाती है। अब दोनों टीमों के पॉइंट्स बराबर थे, इसलिए जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत थी। फिर फांग जब फिर से बास्केट में गेंद फेंकता है, रेफरी फिर से गेंद को रोक देता है, जिससे टाइगर की टीम 1 पॉइंट कर लेती है। इस तरह टाइगर की टीम जीत जाती है और वे सब मिलकर सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने बाजी जीतकर $5 मिलियन जीत लिया। लेकिन फांग बहुत गुस्से में था। फिर उसे अपने मास्टर की बात याद आती है जब मास्टर ने उसे कंग-फू का एक सीक्रेट बताया था कि अगर कोई व्यक्ति मन से कंग-फू पावर को अपने अंदर पूरी तरह अब्सॉर्ब कर ले तो वह चाहे तो समय को पीछे भी मोड़ सकता है। अब फांग वहां खड़ा मास्टर की तरह उस कंग-फू पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था और जब भी वह मन से इस पावर को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाता तभी वहां समय रुक जाता। फांग तब समय को थोड़ा पीछे ले लेता है। जब फांग गेंद फेंक रहा था तो वह गेंद को थोड़े अलग तरीके से फेंकता है, जिससे टिंगे उस गेंद को बास्केट में डालने में सफल हो जाता है। और जब रेफरी फिर से गेंद को फेंकने वाला था, फांग उसे रोक देता है और टिंगे गेंद को बास्केट में डालने में कामयाब हो जाता है। वे सब मिलकर वहां सेलिब्रेट करने लगते हैं। वांग यहाँ फांग पर बहुत खुश था क्योंकि उसकी वजह से आज
उन्होंने यह कठिन मैच जीत लिया। यहाँ तक कि जियांग भी वहां आता है, जिसने उनके टीम पर $5 मिलियन की बाजी लगाई थी और बाजी जीत जाने की वजह से वह भी सबके साथ सेलिब्रेट कर रहा था। इसी बीच फांग वहां उन दो लोगों को देखता है जिन्हें वह अपना माँ बाप समझ रहा था, लेकिन देखता है कि वे दोनों दौड़ते हुए जिनके पास आते हैं असल में वे जिनके माँ बाप थे। यह जानकर फांग का मन बहुत दुखी हो जाता है। इस घटना के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। फांग यहाँ वांग के साथ बैठा था और आज कई लड़कियां उससे ऑटोग्राफ लेने आई थी। असल में फांग अब एक सेलिब्रिटी बन चुका था। तभी वहाँ एक महिला आती है और फांग को अपने साथ जाने के लिए कहती है। जब फांग और वांग उसके साथ जा रहे थे तब उन्हें पता चलता है कि फांग का पिता जिंदा है और फांग के पिता ने ही फांग को लेकर आने के लिए भेजा था। असल में फांग का पिता उनके देश के सबसे अमीर व्यक्ति थे। यह जानकर वांग बहुत खुश होता है। फिर वह महिला फांग और वांग को उसके पिता के पास ले जाती है। उसके पिता उस लॉकेट को दिखाकर फांग से कहते हैं, यह लॉकेट मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाया था। लेकिन फांग अपने पिता को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। फांग यहाँ अपने पिता से पूछता है, क्या मैंने कोई अपराध किया था पापा कि आप मुझे इस तरह छोड़कर चले गए? फांग के पिता उसे बताते हैं, असल में तुम्हारी दादी तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार डालना चाहती थी, क्योंकि वह तुम्हारी माँ को मेरी पत्नी के रूप में मान नहीं सकती थी। उसने यहाँ तक प्लान किया था कि तुम्हारी माँ को मार डाले, इसलिए ताकि तुम बच जाओ, इस कारण मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आया। फिर मैं विदेश चला गया। वहाँ जाकर मैंने केवल तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा कमाया और मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी। अब ये सब कुछ तुम्हारा है, कृपया मेरे साथ चलो। लेकिन फांग वांग को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहता था। फिर भी इतने सालों बाद अपने पिता के अनुरोध को मानने के लिए वह वांग को छोड़कर अपने पिता के साथ चला जाता है। इस घटना के बाद कुछ दिन बीत गए। यहाँ हम वांग को देखते हैं। वांग अपनी बेटी के साथ उदास होकर बैठा है। असल में फांग के जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह फांग को अपने बेटे की तरह प्यार करता था। लेकिन उस दिन के बाद फांग एक दिन भी उसके पास बात करने नहीं आया। तो वांग की बेटी उससे कहती है, पापा आप चाहो तो फांग से मिलने जा सकते हो, आप क्यों ऐसे दुखी हो? वांग तब कहता है, फांग अब नई जिंदगी जी रहा है और अब मेरी तुलना में बहुत ऊंचे स्तर पर है और वह अब एक सेलिब्रिटी है। मैं उसके पास जाकर सिर्फ उसे परेशान नहीं करना चाहता, वह अब बहुत व्यस्त है। उसकी बेटी कहती है, ठीक है, आप सुबह से कुछ भी नहीं खाए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। और उसी समय वांग के पास जो गिलास रखा था, अचानक उस गिलास में एक सिक्का गिर जाता है। वांग देखता है कि फांग उसके पास मिलने आया है। फांग तब वांग से कहता है, तुम मुझे भूल गए हो ना, एक बार भी मुझे देखने तक नहीं आए। जानो वहाँ रहकर मुझे कितना कष्ट हुआ, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया। मैं अब कभी वहाँ नहीं जाऊंगा। मेरा असली पिता तो तुम हो। तुम मेरे अपने नहीं होते हुए भी मुझे संभाला, मुझे फेमस बास्केटबॉल प्लेयर बनाया। जो मुझे छोड़कर गया वह कभी भी मेरा पिता नहीं हो सका। तुम ही मेरे पिता हो। एक यतीम को ऐसे संभालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वांग तब कहता है, अभी खुद को यतीम मत कहो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बेटे हो, इसलिए आज से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। फांग को एक नया जीवन मिल जाता है।